Hello everyone. In this video, we are going to read the first chapter of class 10 economics and the chapter is development. डेवलपमेंट आप सभी ने सुना होगा, आप सभी ने इस टर्म के बारे में कभी ना कभी सुना और समझा जरूर होगा। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट होता क्या है, व्हाट आर द आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट एंड व्हेन कैन वी से दैट वी आर एक्चुअली इन अ सेंस ऑफ डेवलपमेंट और वी आर डेवलप्ड। ये एक प्रोसेस है जिसमें कि हम खुद को लगातार इम्प्रूव करते रहते हैं। इट्स नॉट द फाइनल रिजल्ट ऑफ समथिंग, इट्स जस्ट अ प्रोसेस विच कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज वी कीप वर्किंग फॉर इट। तो बिना समय बिताए पढ़ते हैं स्टोरी और इससे जुड़े पॉइंट्स को हम लोग देखते जाएंगे। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विद अस. We have aspirations or desires about what we would like to do and how we would like to live. Similarly, we have ideas about what a country should be like. What are the essential things that we require? Can life be better for all? How should people live together? Can there be more equality? Development involves thinking about these questions and about the ways in which we can work towards achieving these goals. तो डेवलपमेंट किसी भी सेक्टर में हो सकता है, जैसे किसी भी आइडिया को लेकर हो सकता है कि लोगों में इक्वालिटी हो, लोग पीसफुली रहें, लोगों के लाइफ स्टैंडर्ड्स में चेंजेस आएँ. सो दीज ऑल आर रिलेटेड समहाउ टू द डेवलपमेंट. So this is a complex task and in this chapter we shall make a beginning at understanding development. तो स्टोरी की शुरुआत से ही ये क्लियर है कि डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है. सबको एक साथ लेकर चलना और सबकी भलाई के लिए काम करना इज समथिंग विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स जॉब, कॉम्प्लेक्स टास्क. और इस चैप्टर में हम शुरुआत करेंगे कि डेवलपमेंट है क्या. यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इश्यूज इन ग्रेटर डेप्थ इन हायर क्लासेस. ऑब्वियसली आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ोगे जब आप हायर क्लासेस में जाओगे. ऑल्सो यू विल फाइंड answers to many of these questions not just in economics but also in your course in history and political science. इसके अलावा कुछ ऐसे भी सवाल होंगे जिसका आप जवाब सिर्फ इकोनॉमिक्स के थ्रू नहीं जान सकते, बल्कि उसके लिए आपको हिस्ट्री और जियोग्राफी या पॉलिटिकल साइंस में भी खुद को तलाशना पड़ेगा. तो दिस इज़ बिकॉज द वे वी लिव टुडे इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट. और ऐसा इसलिए क्योंकि आज जो जीवन हम जीते हैं वो काफ़ी हद तक हमारे पास्ट से डिपेंड करता है, प्रभावित है, इन्फ्लुएंस्ड है. वी कांट डिज़ायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस. अगर हमें अपने पास्ट के बारे में पता नहीं हो तो हम अपने फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते. सो इट इज़ ओनली थ्रू अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस दैट दीज होप्स एंड पॉसिबिलिटीज़ कैन बी अचीव्ड इन अ रियल लाइफ. तो इसलिए कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू ही हम इन चीज़ों को अपने रियल लाइफ में पा सकते हैं. तो क्या है डेवलपमेंट? लेट्स रीड. What development promises different people different goals. अब यहाँ कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट क्या प्रॉमिस करता है. अलग तरह के लोगों का तो गोल अलग अलग होता है. Different type of people have different goals. तो let's try to imagine what development or progress is likely to mean to different persons listed in table 1.1. What are their aspirations? You will find that some columns are partially filled. Try to complete the table. You can also add any other categories of persons. So table 1.1 में क्या दे रहा है कि डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग लोगों के लिए क्या होता है, अलग कैटेगरीज के लोगों के लिए क्या होता है. जैसे एक लैंडलेस रूरल लेबरर, एक गरीब किसान जो कि लैंडलेस हो, एक भूमिहीन व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि वो ज़्यादा दिन काम करे, उसे बेहतर तनख्वाह मिले, लोकल स्कूल हो जो कि उसके बच्चों को सही शिक्षा दे पाएँ, देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ उनके साथ भेदभाव ना हो और जहाँ पर वो भी विलेज के लीडर्स बन सके. अब वहीं एक प्रॉस्पेरस फार्मर ऑफ पंजाब का जो धनी किसान होगा, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब होगा अश्योरेंस ऑफ अ हाई फैमिली इनकम. उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब एक हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स. यू शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड. अभी उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब है कि उनके बच्चे विदेशों में जाकर पढ़ें, उनके लिए कम कीमत पर काम करने वाले मजदूर मिल सके. और वहीं मजदूरों की क्या डेवलपमेंटल डिमांड होंगी? उनके डेवलपमेंट के लिए डिमांड क्या होंगी कि उन्हें अधिक से अधिक तनख्वाह मिल सके. तो हम यहाँ ये समझ पा रहे हैं कि डेवलपमेंट अक्सर कोइंसाइडिंग होता है. एक का डेवलपमेंट दूसरे से रिलेटेड तो है, लेकिन कभी कभी वो आपस में कोइंसाइड भी करता है, टकराता भी है.
एक का गोल दूसरे के गोल से बिल्कुल अलग भी हो सकता है और एक का डेवलपमेंट दूसरे के डेवलपमेंट पे असर भी डाल सकता है। तो यही कह रहा है आपको कि अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग होता है। हैविंग फिल्ड टेबल 1.1, लेट अस नाउ एग्जामिन इट। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि क्या इन सभी लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या एक ही है? डू ऑल ऑफ दीज पर्सन्स हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस? मोस्ट लाइकली नॉट। अधिकांश केस में तो ऐसा नहीं है। इनमें से हर एक की अलग चाह है। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम, दैट इज विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स। ये वो चीज़ें चाहते हैं डेवलपमेंट के तौर पे जो कि उनकी इच्छाओं को पूरी करें। इन फैक्ट एट टाइम्स टू पर्सन्स और ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स में सीक थिंग्स, कभी कभी तो ऐसा भी होगा कि दो पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन वो चीज़ें डिमांड करें जो कि दूसरों के साथ कन्फ्लिक्टिंग हो, जो दूसरों से बिल्कुल मेल ना खाती हो, मतभेद वाला हो। एक गर्ल एक्सपेक्ट करती है उतनी ही फ्रीडम जितनी कि उसके भाई को मिले, दैट ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क। एक लड़की तो यही चाहेगी कि उसका भाई भी घर के कामकाज में पार्टिसिपेट करे जैसा कि उसे करना पड़ता है, लेकिन उसका भाई ऐसा नहीं चाहेगा। सिमिलरली, टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट्स मे वांट मोर डैम्स। उसी तरीके से बिजली पैदा करने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट्स का चाहेंगे कि डैम्स ज़्यादा से ज़्यादा बने, लेकिन जब डैम्स बनाने की बात होगी तो इसके लिए काफ़ी सारा ज़मीन लेना पड़ेगा, जिसमें सबमर्ज द लैंड एंड डिसरप्ट द लाइव्स ऑफ पीपल्स हु आर डिस्प्लेस्ड सच एज ट्राइबल्स। तो अब इंडस्ट्रियलिस्ट को तो डेवलपमेंट के लिए डैम चाहिए, लेकिन डैम बनने के कारण जो वहाँ की प्रजाति होगी, जनजाति होगी, उन पर असर पड़ता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि गोल्स आर ऑफन कन्फ्लिक्टिंग, डिज़ायर्स आर ऑफन कन्फ्लिक्टिंग। ये आपस में मतभेद पैदा करने वाले होते हैं। दे माइट रिसेंट दिस एंड मे प्रेफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स टू इरीगेट देयर लैंड। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। पहला कि डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। पहली बात कि अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट गोल्स अलग हो सकते हैं। और दूसरा, एक के लिए जो डेवलपमेंट है शायद दूसरे के लिए नहीं भी हो, यहाँ तक कि ये इनके लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि ये जो कार में बैठा इंसान है, ये क्या कह रहा है कि दोज पीपल डोंट वांट टू डेवलप। ये लोग डेवलप करना ही नहीं चाहते। अब भला इनके लिए डेवलपमेंट का मतलब कुछ और है और इसके लिए कुछ और है। इसके लिए चौड़ी सड़कें जहाँ पे ये फर्राटेदार स्पीड से अपनी गाड़ियों को भगा सके, और इसके लिए छुपने के लिए एक छत। सो दैट इज़ वाई इट सेज कि डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। अब डेवलपमेंट को हम लोग कैसे मेज़र कर सकते हैं? तो इसके लिए इनकम और अदर गोल्स क्या क्या है। व्हाट इज़ दिस इनकम एंड अदर गोल्स? अगर हम टेबल 1.1 की बात करें तो आप ये नोटिस करोगे कि एक कॉमन थिंग थी सबके साथ कि सब लोग रेगुलर वर्क चाहते थे, नियमित काम चाहते थे, बेहतर वेजेस तनख्वाह चाहते थे, या अपने फसलों के लिए बेहतर कीमत चाहते थे, या फिर वो अपने प्रोडक्ट के बदले ज़्यादा पैसे चाहते थे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दे वांट मोर इनकम, उन्हें अधिक आमदनी चाहिए। बिसाइड्स, इसके अलावा सिर्फ बेटर इनकम ही नहीं, लोगों को बराबरी भी चाहिए। पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में सिर्फ पैसे ही महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारी लाइफ में इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी और आत्मसम्मान भी जरूरी है। द रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, ये सभी भेदभाव के खिलाफ थे। All these are important goals. In fact, in some cases, these may be more important than more income or more consumption, because material goods are not all that you need to live. कभी कभी कुछ केसेस में हम ये भी देखते हैं कि सिर्फ रुपए पैसे ही नहीं, बल्कि बाकी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा अहमियत रखती हैं, क्योंकि रुपए पैसे से आप सब कुछ नहीं पा सकते। सिर्फ मटेरियल थिंग्स से ही हमारे जीवन की ज़रूरत नहीं है। Money or material things that one can buy with it is one factor on which our life depend. Money या material things तो केवल एक फैक्टर है जिस पे हमारा लाइफ डिपेंड करता है, लेकिन हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है वो नॉन मटेरियल थिंग्स के पर भी डिपेंड करती है। If it is not obvious to you, just
थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ। अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो अपने जीवन में अपने फ्रेंड्स, अपने आसपास की अहमियत को समझने की कोशिश कीजिए। यू मे डिज़ायर देयर फ्रेंडशिप, आपको उनके फ्रेंडशिप की आवश्यकता होगी। सिमिलरली कई ऐसी चीज़ें हैं दैट आर नॉट ईजिली मेजर्ड बट दे मीन अ लॉट टू आवर लाइफ्स। कई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम मेज़र तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जीवन में उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम उन्हें अक्सर इग्नोर कर देते हैं, उन पे ध्यान नहीं देते हैं। लाइक हाउएवर इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि जिन्हें हम मेज़र नहीं कर सकते वो हमारे जीवन में अहमियत नहीं रखते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको एक बेहतर जॉब मिले किसी दूर दराज के प्लेस में, बिफोर एक्सेप्टिंग यू वुड ट्राई टू कंसिडर मेनी फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम इनकम। अगर आपको नौकरी मिल रही है लेकिन घर से काफ़ी दूर, तो आप कई चीज़ों को लेकर सोचते हो, जैसे कि आपके फैमिली को वहाँ पे कौन सी फैसिलिटीज़ मिलेगी, किस तरह का वर्किंग एटमॉस्फेयर होगा और वहाँ पर सीखने के क्या मौके होंगे। दूसरे केस में अ जॉब में गिव यू लेस पे। ऐसा हो सकता है कि आपके घर के आसपास आपको कम कीमत पे कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन आपको सिक्योरिटी वहाँ पे ज़्यादा महसूस हो, आप ज़्यादा कंफर्टेबल खुद को महसूस कर सकें। अनदर जॉब हाउएवर मे ऑफर हाई पे। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा जॉब आपको काफ़ी ज़्यादा हाई पेमेंट तो दे दे, लेकिन जॉब सिक्योरिटी नहीं हो और आपके फैमिली के लिए आपके पास कोई समय नहीं बचे। दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। तो इससे आप में सुरक्षा की भावना और आज़ादी की भावना कम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। तो डेवलपमेंट के लिए इंसान कई चीज़ों की तरफ देखता है, सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि कई और चीज़ें भी हैं, कई और गोल्स भी हैं जिसकी तरफ एक इंसान देखता है। इट इज़ ट्रू दैट इफ अ वुमन आर एंगेज्ड इन पेड वर्क द डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेस। ये सही है कि अगर महिलाओं को किसी पेड वर्क में इन्वॉल्व किया जाता है, इंगेज किया जाता है, तो उनकी डिग्निटी बढ़ती है। However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. A safe and secure environment may allow more women to take up the variety of jobs or run a business. अब यहाँ बात हो रही है महिलाओं की कि अगर महिलाओं को ज़्यादा फ्रीडम मिले, उनके टर्म्स के अकॉर्डिंग काम करने का मौका मिले, तो ना सिर्फ वो फैमिली बल्कि वर्क प्लेस पे भी बेटर कंट्रीब्यूट कर पाएंगी। Hence, the developmental goals that people have are not only about better income but also about other important things in life. तो यहाँ पे एक बहुत ही important point बुक में लिखा जा रहा है कि डेवलपमेंट गोल्स जो होते हैं वो सिर्फ बेटर इनकम से ही रिलेटेड नहीं होते हैं, बल्कि ये बाकी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होते हैं। लेट्स ट्राई टू फिगर आउट द नेक्स्ट फ्यू पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी। अब है नेशनल डेवलपमेंट। अभी तक हमने इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बातें की कि हर एक आदमी का अपना एस्पिरेशन होता है, अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपनी लालसाएं होती हैं। अब यहाँ पे है कि एक नेशन का डेवलपमेंट किस केस में माना जाए। इफ़ एज वी हैव सीन अबव इंडिविजुअल्स सीक डिफरेंट गोल्स। हमने ऊपर देखा कि हर एक व्यक्ति की अलग गोल्स होते हैं, उनका अपना एक डेवलपमेंट का आइडिया होता है, तो वैसे ही उनके लिए देश के डेवलपमेंट से भी मतलब अलग होगा। डिस्कस अमॉन्ग योरसेल्फ ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट। अब यहाँ पे एक सवाल छोड़ा जा रहा है आपके लिए कि आप लोग खुद में डिस्कस करो कि इंडिया को डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए। मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव गिवन डिफरेंट आंसर्स टू द अबव क्वेश्चंस। और आप पाओगे भी ऐसा ही कि क्लास के अलग अलग बच्चों का व्यू इस बारे में अलग अलग होगा। इनफैक्ट आपको खुद भी लगता होगा कि आपके कुछ आंसर्स होंगे जो ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होंगे और कुछ नहीं भी। And not be too sure of any of these. It is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development. आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि इंडिविजुअल्स की तरह जब हम देश के बारे में बात करें तो एक के डेवलपमेंट का आइडिया दूसरे से बिल्कुल अलग हो सकता है। लाइक सम ऑफ यू वांट बिग स्काई क्रैपर्स, बिग फ्लाईओवर्स, फास्ट मूविंग बुलेट ट्रेन्स, लेकिन दूसरे के लिए डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ रुपए पैसे और उनके पेट भरने से रिलेटेड हो सकता है। अगर आपको चौड़ी सड़कें चाहिए तो आपको उसके लिए ज़मीन लेना होगा और उस
जगह पढ़ने वाले सारे लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। सो आपके लिए जो डेवलपमेंट का आइडिया है वो दूसरों के लिए अलग हो सकता है। However, can all the ideas be considered equally important? लेकिन क्या ऐसा है कि हम सभी को इम्पोर्टेंट मान सकें, या फिर ये कन्फ्लिक्ट्स हमेशा ऐसे चलते ही रहेंगे? तो क्या फेयर और जस्ट तरीका है? We also have to think whether there is a better way of doing things. Would the idea benefit a large number of people or only a small group? और साथ में हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि डेवलपमेंट का आइडिया कैसे एक बड़े पैमाने पर लोगों के इम्प्रूवमेंट के लिए हो, ना कि सिर्फ छोटे ग्रुप को लेकर। तो आइए पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। तो भला कैसे मालूम पड़े कि कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलपमेंट है, ज़्यादा तरक्की कर रही है, या कौन सा राज्य ज़्यादा उन्नति कर रहा है। You might ask, if development can mean different things, how can some countries are generally called developed and others underdeveloped? अभी आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि अगर डेवलपमेंट का मतलब सबके लिए अलग अलग है, तो फिर ऐसा कैसे है कि कुछ कंट्रीज़ को हम लोग डेवलप्ड कहते हैं और कुछ को अंडर डेवलप्ड कहते हैं। इस क्वेश्चन पे आए इसके पहले हमें एक और क्वेश्चन देखना पड़ेगा। जब हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट थिंग्स को, तो उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। तो हम उन्हें कंपेयर करने के लिए कौन से एस्पेक्ट्स को चुनते हैं, किन बिंदुओं को चुनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लेट अस लुक एट स्टूडेंट्स इन द क्लास इटसेल्फ। अगर हम क्लास के बच्चों के बारे में बात करें तो हम उन्हें कंपेयर कैसे कर सकते हैं? सबका हाइट अलग, सबका हेल्थ अलग, सबके टैलेंट्स अलग, सबके इंटरेस्ट्स अलग। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो हेल्दीएस्ट स्टूडेंट है वो सबसे ज़्यादा पढ़ाकू ना हो, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो है वो हो सकता है कि सबसे ज़्यादा फ्रेंडलीस्ट ना हो, लोगों से घुलता मिलता ना हो। तो कैसे हम स्टूडेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं? द क्राइटेरियन वी मे यूज़ डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। तो जो भी क्राइटेरियन, जो शर्त हम रखते हैं, वो इस पर डिपेंड करता है कि हमें किस बात को लेकर कंपैरिजन करना है, किस उद्देश्य से कंपैरिजन करना है। वी यूज़ डिफरेंट क्राइटेरियन टू चूज़ अ स्पोर्ट्स टीम, अ डिबेट टीम, अ म्यूज़िक टीम और अ टीम टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक। हम लोग अलग अलग क्राइटेरियन से क्लास के ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं ना। चाहे वो स्पोर्ट्स टीम की बात हो तो सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग होता है, डिबेट की बात हो तो क्राइटेरिया अलग होता है, म्यूज़िक टीम के लिए अलग, और अगर पिकनिक पे जाना है तो बच्चों का ग्रुप अलग हो जाता है। स्टिल, इफ़ फॉर सम पर्पस वी हैव टू चूज़ द क्राइटेरियन फॉर ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, हाउ शैल वी डू इट? लेकिन फिर भी अगर इन सब के बावजूद अगर हमें कोई ऐसा तरीका निकालना हो कि हमें बेस्ट स्टूडेंट को पॉइंट आउट करना है, तो इसके लिए हमें कुछ और तरीके से सोचना पड़ेगा। In the same manner, usually we take one or more important characteristics of person and compare them based on these characteristics. तो अब हम क्या करते हैं कि पर्सन के एक से अधिक क्वालिटीज़ को कंपेयर करते हैं, और तब उन सबों में जो बेहतर है उसे हम बेस्ट या डेवलप्ड घोषित करते हैं। तो कंट्रीज़ के डेवलपमेंट के मामले में भी ऐसा ही होता है कि हमें कंट्रीज़ को डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे मेज़र करना पड़ता है कि वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है, वो लोग कैसे पैसे खर्च करते हैं, कितना खर्च कर पाते हैं। जो जितना खर्च कर पाएगा मतलब वो उतना ही बेहतर अर्निंग भी कर रहा है, कितना सेव कर रहे हैं, और कंट्री के लिए डेवलपमेंट के बाकी गोल्स क्या क्या हैं वो हमें नेक्स्ट पैराग्राफ्स में पढ़ने हैं। तो जहाँ तक हम बात करें कि फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज़ देयर इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। अगर हम किसी कंट्री के डेवलपमेंट की बात करें तो जहाँ के लोगों के पास जितना ज़्यादा इनकम होगा वहाँ के उस कंट्री को उतना ज़्यादा डेवलप्ड माना जाता है, क्योंकि ज़्यादा इनकम मतलब ज़्यादा सुख सुविधा अर्जित करने का साधन, रुपए। अब अगर हम बात करें कि मोर डेवलप्ड देन व्हाट विथ लेस इनकम, दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ लिविंग थिंग्स, मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड। वट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव दे विल बी एबल टू गेट विथ ग्रेटर इनकम। इसका मतलब है कि जिनके पास इनकम ज़्यादा है वो जिस तरीके से चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को मोल्ड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ग्रेटर इनकम जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को मेज़र करने का। लेकिन व्हाट इज़ द इनकम ऑफ अ कंट्री? अब एक कंट्री का इनकम होता क्या है? इंट्यूटिवली द इनकम ऑफ द कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। अगर हम खुलकर बात करें या स्पष्ट शब्दों में कहें तो एक कंट्री का इनकम उसके सभी नागरिकों के इनकम के जोड़ के बराबर होता है। दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। हालांकि फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज़ नॉट सच एन यूजफुल मेजर। हालांकि अगर हम दो कंट्रीज़
को कंपेयर कर रहे हो तो सिर्फ टोटल इनकम ही मायने नहीं रखता, क्योंकि कंट्रीज़ के पॉपुलेशंस अलग अलग होते हैं. कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न. आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर्स इन अ डिफरेंट कंट्री. क्या ऐसा है कि एक कंट्री के लोग दूसरे से बेहतर हैं? इसलिए वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज़ टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाई इट्स टोटल पॉपुलेशन. तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दे रहा है कि हम डिवाइड करते हैं एवरेज इनकम को, जो कि कंट्री के टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है कंट्री के इनकम को. सो इट इज़ कॉल्ड पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम. एवरेज इनकम है क्या? तो टोटल इनकम, इट इज़ टोटल इनकम ऑफ द कंट्री divided by total population. This is the total population of the country. This is also called per capita. In world development reports brought out by the World Bank, this criterion is used in classifying countries जिनका की per capita income $12,236 per annum है या उससे ज़्यादा है, उन्हें डेवलप्ड माना जाता है. are called rich countries, and those जिनका की per capita income $1005 या उससे नीचे हो, उन्हें लो इनकम कंट्री माना जाता है. इंडिया लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में माना जाता है क्योंकि इसका जो पर कैपिटा इनकम है वो $1840 पर एनम है. द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज. अगर हम मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज़ को हटा दें जैसे इराक और ईरान, तो बाकी कंट्रीज़ जो मिडिल ईस्ट के हैं, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उन्हें रिच कंट्री माना जाता है. और यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, तो यूरोपियन कंट्रीज़ मोस्ट ऑफ ऑल रिच कंट्रीज़ में उन्हें काउंट किया जाता है. अब यहाँ पे बात हो रही है एवरेज इनकम की, जो हमने पहले ही बता दिया कि कंट्री के इनकम को उसके पॉपुलेशन से डिवाइड करना ही कहलाता है एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम. अभी तक हमने देखा इनकम के बारे में. अब है कि कुछ और भी क्राइटेरिया होते हैं जो कि कंट्री के डेवलपमेंट को डिसाइड करते हैं. तो वो क्या क्या हैं और कैसे हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. जब हम देखते हैं एस्पिरेशंस और गोल्स के बारे में, तो वी फाउंड दैट द पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम बट आल्सो हैव गोल्स. जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो लोग सिर्फ इनकम ही नहीं बल्कि सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम एट्सेट्रा. Similarly, when we think of a nation or a region, we may, beside average income, think of other equally important attributes. तो जब हम किसी देश के बारे में भी बात करें तो सिर्फ एवरेज इनकम ही मायने नहीं रखता, बल्कि कुछ और भी चीज़ें मायने रखती हैं जिनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे. तो लेट अस एग्जामिन दिस थ्रू एन एग्जाम्पल. टेबल 1.3 ये बताता है हरियाणा, केरला और बिहार के बीच एक कंपैरिजन इनकम के बारे में. एक्चुअली ये जो फिगर्स हैं वो पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ करंट प्राइसेस फॉर 2015 एंड 16 है. मतलब ये स्टेट के डोमेस्टिक प्रोडक्ट के विषय से जुड़ी हैं. तो रफली वी कैन टेक इट टू बी पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट. अगर हम और मोटे मोटे तौर पे देखें तो ये स्टेट के इनकम से जुड़ा है. अब स्टेट का एवरेज इनकम क्या होगा? तो नंबर ऑफ रेसिडेंट्स इन द स्टेट विच विल डिवाइड द टोटल इकोनॉमी ऑफ द स्टेट, टोटल अमाउंट ऑफ मनी ऑफ द स्टेट. तो यहाँ कहा जा रहा है कि हम ये देखते हैं कि हरियाणा का जो पर कैपिटा इनकम है वो बिहार और केरला दोनों से ही ज़्यादा है और बिहार का सबसे कम है. इसका मतलब कि हरियाणा में एक इंसान एवरेज 1,62,034 रुपये कमाता है एक साल में, जबकि बिहार में ये केवल 34,168 रुपये है. तो अगर हम सिर्फ पर कैपिटा इनकम की बात करें तो हरियाणा ज़्यादा डेवलप्ड है. हरियाणा विल बी कंसिडर्ड द मोस्ट डेवलपमेंट एंड बिहार द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ द 3. लेकिन अब हम कुछ और चीज़ों को लेकर बातें करें जो कि टेबल 1.4 में कहा जा रहा है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, मतलब शिशु मृत्यु दर. 1000 में 36 बच्चे की डेथ हो जाती है हरियाणा में, जबकि वो सबसे अमीर स्टेट है. केरला में सिर्फ 12 और बिहार में 42. अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो हरियाणा में 82% लोग पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं. केरला में तो 94% और बिहार में सिर्फ 62%. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि भले ही हरियाणा सबसे रिचेस्ट स्टेट हो सकता है इन तीनों में, मगर सबसे डेवलप्ड नहीं है. वहाँ पे लाइफ स्टैंडर्ड केरला से कम है, जबकि केरला की इनकम हरियाणा से काफ़ी कम है. सो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ रुपीज़ या
मनी के टर्म्स में ही बातें करें, यहाँ 3 डेफिनेशंस आपके लिए दिए जा रहे हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब शिशु मृत्यु दर, 1000 बच्चों के जन्म में कितनों की मृत्यु हो जाती है। दूसरा लिटरेसी रेट, वहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे हैं। और नेट अटेंडेंस रेशियो मतलब कितने बच्चे स्कूल जा पाते हैं 14 या 15 ईयर्स के एज तक, उन्हें नेट अटेंडेंस रेशियो में काउंट किया जाता है। व्हाट डज द टेबल शो? अब ये टेबल क्या बताता है? ये टेबल कंपेयर करने पे ये बता रहा था कि हरियाणा जो कि केरला से ज़्यादा रिच स्टेट है, बिहार से काफ़ी ज़्यादा रिच स्टेट है, लेकिन लाइफ स्टैंडर्ड के मामले में, एजुकेशन के मामले में, इक्वालिटी के मामले में, लिविंग स्टैंडर्ड के मामले में वो काफ़ी हद तक केरला से पीछे छूट जाता है। सो इट्स नॉट ऑलवेज दैट वी नीड मनी और इनकम to define the development of a state or a country. Rather, we also have to look for the other qualities which support life. अब public facilities. Money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. अब ऐसा है कि सिर्फ पैसे ही अगर आपके पास हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ पा सकते हो या आपको जीवन जीने के लिए जो कुछ भी चाहिए आप उसे पा सकते हो। तो इनकम itself is not a complete adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. तो पैसा होना ही सिर्फ मायने नहीं रखता। फॉर एग्जाम्पल, योर मनी कैनॉट बाई यू अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। आपके पास पैसे हों लेकिन आप एक पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं पा सकते। ये आपको इंश्योर नहीं करता कि आप अनएडल्टरेटेड बिना मिक्सिंग के दवाइयाँ खा रहे हों, unless you can afford to shift to a community that already has all these things. Money may also not be able to protect you from your infectious diseases. आपके पास पैसे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी इन्फेक्शियस डिजीज़ से बच के रह सकते हो। लास्ट ईयर तो आपको सिखाया कि पैसे वाले थे या गरीब थे, सभी अपने अपने घरों में बंद थे। तो पैसे होने का मतलब ये नहीं कि आप ऐसी किसी डिजीज़ से बचे रह सकते हो। पैसे हैं फिर भी अगर आप एक सोसाइटी में हो तो you have to be aware of whatever things are surrounding are happening around you. तो अब फिर कहा जा रहा है कि actually for most or many of the important things in life, the best way, also the cheapest way is to provide these goods and services collectively. Just think whether it be cheaper to have collective security for the whole locality, या बस ये सोचो कि एक मोहल्ले के लिए सब लोग मिलकर के खर्च करें वो ज़्यादा आसान है कि इंडिविजुअली आपको एक सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़े। तो आपके लिहाज से ज़्यादा आसान, ज़्यादा सस्ता कौन है? कम्युनिटी लेवल पे। सो दिस इज़ व्हाट द चैप्टर इज टॉकिंग अबाउट पब्लिक फैसिलिटीज़। व्हाट इफ नो वन अदर देन यू इन योर विलेज और लोकेलिटी इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग? अगर तब क्या हो जब आपके गांव या आपके आसपास का आपके अलावा कोई भी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखता हो, तो क्या आप पढ़ पाओगे? तब तक नहीं जब तक कि आपके पेरेंट्स आपको दूर के किसी प्राइवेट स्कूल में भेजने के लायक नहीं हो। So you are actually able to study because many other children also want to study, and because many people believe that the government should open schools and provide other facilities so that all children have a chance to study. Even now in many areas, children, particularly girls, आज भी हमारे देश के कुछ हिस्सों में लड़कियों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं होती है। They are not allowed to go to school. तो सोचो कि उनके पास पैसे तो हैं but they are not given a free life to live on their own. आगे पढ़ते हैं हम कि केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। केरला में प्रति 1000 बच्चों की मौत का रेशियो काफ़ी कम है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे लाइफ स्टैंडर्ड बेहतर है, लोग शिक्षित हैं। कुछ और भी स्टेट्स हैं जहाँ पे लाइक यू कैन सी द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शंस वेल। कुछ और भी स्टेट्स हैं जहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, जहाँ पे गरीबों को भी आगे बढ़ने के बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, जहाँ पे हेल्थ और न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे हों तो सिर्फ आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो, बिकॉज व्हेन यू हैव टू वॉक ऑन द स्ट्रीट यू विल कम अक्रॉस सच पीपल एंड यू कैन नॉट लिव हैप्पीली अनलेस ऑल द पीपल अराउंड यू आर हैप्पी। जब तक आपके घर के लोग सब खुश नहीं हो आप खुश नहीं रह सकते, और आपके घर के लोग तब तक खुश नहीं रह सकते जब तक कि आपके घर के आसपास के लोग खुश नहीं रहें। और इसी थ्योरी को अगर हम ध्यान में रखें तो हम ये पाते हैं कि हमारी खुशी सिर्फ हमारे डेवलपमेंट पर डिपेंड नहीं करती, बट इट
डिपेंड्स ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, जो कि सिर्फ इनकम से कंपेयर नहीं किया जा सकता. Isn't it surprising that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead of India in every respect? अभी ऊपर के टेबल में हमने देखा कि श्रीलंका जैसा एक छोटा कंट्री भारत जैसे एक बड़े कंट्री से ज़्यादा डेवलप्ड है हर रेस्पेक्ट में, चाहे वो एजुकेशन हो या फिर पैसे हों, इनकम हो या कोई भी और क्राइटेरिया हम ले लें. तो ये हमें ये भी बताता है कि many improvements have been suggested in calculating HDI and many new components have been added to Human Development Report. अभी ये Human Development Report क्या है? ये एक रिपोर्ट है जो कि सिर्फ इनकम नहीं बल्कि बाकी फैसिलिटीज़ के समअप करने के साथ ये डिफाइन करती है कि कोई भी कंट्री कितना डेवलप्ड है या कोई भी पर्सन कितना हैप्पी लाइफ जी रहा होता है. अब है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट अ पर्टिकुलर कंट्री इज़ क्वाइट डेवलप्ड. अभी सपोज करो कि एक पर्टिकुलर कंट्री है जो काफ़ी डेवलप्ड है. वी वुड सर्टेनली लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू गो अप फर्दर और एट लीस्ट बी मेंटेन फॉर फ्यूचर जनरेशंस. तो हम लोग बिल्कुल चाहेंगे कि वो इस कंट्री की जो डेवलपमेंट लेवल है वो बना रहे और बढ़ता रहे. दिस इज़ ऑब्वियसली डिज़ायरेबल. ये बिल्कुल सब ऐसा ही चाहते हैं. हालांकि सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ 20th century a number of scientists have been warning that the present type and level of development are not sustainable. मतलब ये लंबे समय तक टिकाऊ नहीं. जो डेवलपमेंट का तरीका आजकल दुनिया भर के लोगों ने अपना रखा है वो टिकाऊ नहीं है, क्योंकि आप रैपिड ग्रोथ पे जब जाओगे तो आप रिसोर्सेज खत्म करते जाओगे. मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हमारा क्या मतलब है? डेवलपमेंट जो कि रिसोर्सेज के साथ साथ चलता रहे, रिसोर्सेज का डिप्लीशन एक ही बार में ना कर सकें बल्कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी डेवलपमेंट को कायम रखा जाए. अब हमने अपने कंट्री के सारे गोल्ड माइंस को एक ही दिन में निकाल लिया तो हमारे कंट्री को एक दिन में तो काफ़ी पैसा मिला, लेकिन 10 साल 20 साल के बाद उस पैसे का कोई मतलब नहीं रह पाएगा जब आपके बच्चों के पास पेड़ पौधे और नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें देखने या सुनने का समय नहीं होगा उनके पास. सो लेट्स सी व्हाट इज़ रिटन हियर अबाउट दिस. ग्राउंड वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स. अभी सोर्सेज दो तरीके के होते हैं. पहला है रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि रिन्यू हो सकते हैं, दोबारा से बन सकते हैं, और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. तो रिसोर्सेज जो कि नेचर बार बार रिप्लेनिश करता है मतलब दोबारा से बना सकता है क्रॉप्स और प्लांट्स के फॉर्म में. हालांकि ये रिसोर्सेज आजकल काफ़ी ओवर यूज़ हो रहे हैं. जैसे कि ग्राउंड वाटर, इफ़ वी यूज़ मोर देन व्हाट इज़ बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय रेन देन वी वुड बी ओवर यूजिंग दिस रिसोर्स. अब जितनी बारिश होती है उससे ज़्यादा जल हम लोग बर्बाद कर देते हैं, तो इट्स समथिंग दैट वी कॉल द ओवर यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर और ओवर यूजिंग दिस रिसोर्स. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि एक समय के बाद ख़त्म हो जाते हैं, जो कि विच विल गेट एग्जॉस्टेड ओवर ईयर्स ऑफ यूज़, जो कि एक समय के बाद ख़त्म हो जाते हैं. वी हैव अ फिक्स्ड स्टॉक ऑन अर्थ विच कैनॉट बी रिप्लेनिश्ड, और इसकी मात्रा काफ़ी सीमित है. न्यू रिसोर्सेज इन दिस वे ऐड टू द स्टॉक. हावेवर ओवर टाइम इवन दिस विल गेट एग्जॉस्टेड. तो यहाँ हमने देखा रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में. अब यहाँ है कि consequences ऑफ environmental degradation do not respect national और स्टेट बाउंड्रीज. अभी यहाँ कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट के प्रति अगर छेड़छाड़ हो तो वो किसी स्टेट की बाउंड्री तक लिमिटेड होता है या किसी कंट्री की बाउंड्री तक लिमिटेड होता है, बल्कि ये सिर्फ एक देश से जुड़ा मामला नहीं है, ये एक इलाके से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि हमारा पूरा फ्यूचर इससे लिंक्ड होता है. Sustainability of development is a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers and other scientists are working together. तो सस्टेनेबिलिटी मतलब टिकाऊपन वो एक माध्यम है, वो एक आइडिया है जिस पे साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं. किस तरह से हमारे डेवलपमेंट है वो लंबा टिकाऊ हो सके, जो कि फ्यूचर जनरेशन्स के यूज़ में लाया जा सके. इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज पेरेनियल. At all times, as a member of society and individuals, we need to ask where we want to go and what we wish to become and what our goals are.
सो द डिबेट ऑन डेवलपमेंट कंटिन्यूस। तो इस चैप्टर से जो शुरुआत की है हमने डेवलपमेंट के बारे में, वो हम आने वाले चैप्टर्स में कंटिन्यू रखेंगे। इस चैप्टर का समअप हमने इतना ही देखा कि डेवलपमेंट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखता है। इनकम सिर्फ वो एक क्वालिटी नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है जिससे हम किसी कंट्री के डेवलपमेंट या डेवलप्ड होने की बात कह सकें, बल्कि कई बार ऐसा भी होता है कि एक पर्सन का डेवलपमेंट दूसरे के डेवलपमेंट से बिल्कुल अलग होता है या उसके डिमांड्स बिल्कुल अलग होते हैं। और जाते जाते हमने पढ़ा रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में, और अंत हो रही है इस बात से कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, मतलब एक ऐसा डेवलपमेंट चाहिए जो कि लंबे समय तक हमारे काम आ सके, ना कि सारा एक्सट्रैक्ट हम एक बार में ही निकाल लें और फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बच ही नहीं पाए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप यू हैड अंडरस्टूड इट। दैट्स ऑल। थैंक यू।